सबसे पहले यहाँ हमारा आता है सर्विंग। तो सर्विंग में सबसे पहला हम देखते हैं कि सर्विंग हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्लेन सर्विंग और एक होता है जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग, प्लेन सर्वे में हम बिल्कुल प्लेन मानते हैं अर्थ को। जैसे अर्थ हमारी सिर्फ गोल है तो हम गोल मान के जब हम स्मॉल एरिया का सर्वे करते हैं उसको हम प्लेन मान लेते हैं अर्थ को पूरी। लेकिन जियोडेटिक के अंदर हम इसके कर्व को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए प्लेन सर्वे हम करते हैं छोटे एरिया के लिए, फॉर स्मॉल एरियाज। प्लेन सर्वे हम करते हैं फॉर स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरिया। और यही इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर फॉर लार्ज एरिया। देखा जाए अगर तो 195 किलोमीटर स्क्वायर, अगर इससे कम का हमें एरिया सर्वे करना होगा तो हम प्लेन सर्वे के लिए अंदर करेंगे, और इससे ज्यादा करना होगा तो हम जियोडेटिक सर्वे के अंदर करेंगे। और एक और बात, ये तो आपका 195 थ्योरेटिकल बैठता है क्या, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 260 से ज्यादा होगा तब हम जियोडेटिक करते हैं, 260 से कम होगा तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। यह है जनरल। अगर आपसे पूछे जनरली हम कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम पर प्लेन सर्वे करते हैं, तो जनरली अगर क्वेश्चन दे दे तो वो 260 होगा। और वैसे ही आपसे पूछे कि प्लेन सर्वे कितने किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से कम माना जाएगा तो वो 195 होगा। इसके दो आंसर बैठते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अगर हमें डिस्टेंस नापनी हो। अब अगर हमें प्लेन डिस्टेंस नापनी है सीधी तो उसका क्या होगा। तो प्लेन डिस्टेंस अगर आपको सीधी डिस्टेंस नापनी है और वो डिस्टेंस अगर 12 किलोमीटर, इतनी 12 किलोमीटर से अगर कम है तो हम प्लेन सर्वे लेंगे। और अगर 12 किलोमीटर से ज्यादा की है, 12 किलोमीटर से अगर डिस्टेंस हमारी ज्यादा है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ये दो हमारे सर्वे के बारे में। इसके अलावा जियोडेटिक सर्वे के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी जियोडेटिक सर्वे कराया जाता है वो जियोडेटिक सर्वे NSI द्वारा कराया जाता है। NSI यानी कि नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह कराया जाता है जियोडेटिक सर्वे। अब यहां देखना होगा कि जियोडेटिक सर्वे के बारे में अगर हम जियोडेटिक सर्वे को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं तो जियोडेटिक सर्वे के बारे में हम यहां देखेंगे कि जियोडेटिक सर्वे जो बनता है वो बनता है स्फेरिकल ट्राइंगल की वजह से। अब स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है, कॉम्पिटिशन में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है स्फेरिकल ट्राइंगल का। तो स्फेरिकल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये पूरी हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ में जैसे नॉर्मल तो ट्राइंगल हमारा ये हो गया, लेकिन इस पूरी अर्थ के अंदर अगर हम देखें तो इस पूरी अर्थ में इस तरीके से इसके पैरामीटर बन गए, यानी एक सर्किल बन गया। और ऐसी अगर सर्किल हम यहां से देखें तो यहां से ये एक सर्किल बन गया। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन जा रही है, इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइन है पीछे वाली, इसका मतलब है कि ये अर्थ के पीछे की तरफ से जा रहा है घूम के। और ऐसे ही अगर हम एक और देखें तो ये, अब यहां पर हम ये बात देख पा रहे हैं कि ये जो बीच का हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये जो बीच का ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो थोड़ा सा ज्यादा बैठेगा। यानी हमें जो पता है कि टोटल जो सम है वो 180 डिग्री बैठता है। अगर तीनों को हम सम मिला दें तो 180 डिग्री बैठता है। लेकिन जो स्फेरिकल ट्राइंगल है उसका सम 180 डिग्री से ज्यादा बैठता है। स्फेरिकल ट्राइंगल का 180 डिग्री से ज्यादा बैठेगा। अब यहाँ पे स्फेरिकल ट्राइंगल के बारे में समझते हैं बात। स्फेरिकल ट्राइंगल का मतलब क्या है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले स्फेरिकल ट्राइंगल, तो स्फेरिकल ट्राइंगल में एक तो इसकी जो तीनों साइड का सम है वो हमेशा 180 से ज्यादा बैठेगा। यानी जो इसका सम ऑफ एंगल्स है, इसका सम ऑफ एंगल्स वो हमेशा ही 180 डिग्री से ज्यादा बैठेगा। लेकिन किसी भी केस में 540 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। यानी हमेशा 540 से छोटा रहेगा और 180 से ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, इस ट्राइंगल का कोई सा भी एक एंगल, अगर हम बात करें, मान लीजिए हम इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल, कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए, तो कोई सा भी एक यानी कि एनी एंगल, कोई सा भी एक जो इसका एंगल होगा वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 180 डिग्री से। यानी 180 डिग्री से हमेशा वो छोटा ही रहेगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो। इसके बाद एक और फैक्ट हमारा इसमें रह जाता है कि अगर देखो अर्थ है, अब एक चीज हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। जैसे ये हमारी पूरी अर्थ है, इस अर्थ में जो सबसे बड़ा सर्किल है इस तरीके से बनना है सबसे बड़ा सर्किल, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। यानी जो हमारी इक्वेटर की लाइन है उसको हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं। ऐसे अगर हम बिल्कुल आर पार एकदम बिल्कुल बीचों बीच से काट देते हैं अर्थ को कहीं से भी, तो वो जो सर्किल बनता है वो ग्रेट सर्किल कहलाता है। तो एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जो तीनों साइड का सम है, यानी कि सम ऑफ साइड्स, तीनों साइड्स का जो सम है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ग्रेट सर्किल से। ग्रेट सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, यानी ये जो एक सर्किल हो गया, जो एक ही ग्रेट सर्किल हो गया हमारा, ये इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उस सर्कमफ्रेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये सारी चीजें समझने के बाद अब हमें समझना होगा
कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो हमें डायरेक्टली याद करनी पड़ती हैं, लेकिन आज तक आपको याद करने में शायद कंफ्यूजन रहा हो, इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक बेस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फिट, एक ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। एक फिट बराबर होता है 0.3048 मीटर, यानी 3048। इसको आप सीधा याद करें 3048, यानी एक फिट में होते हैं 3048 मीटर। 0.3048 0.3048 मीटर होते हैं एक फिट में। अब अगर हमसे पूछ रहे यार्ड, हम कंफ्यूज क्यों जाते हैं, क्योंकि हम यूनिट्स को एक दूसरी यूनिट का जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एफपीएस और हमारे जो एसआई यूनिट्स हैं, उनको हम मिक्स कर देते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब एक यार्ड क्या होता है, यार्ड को हिंदी में बोलते हैं गज। यार्ड मतलब गज, तो गज सबको पता ही होगा, लगभग 3 फीट, यानी एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है। ये दोनों ही यूनिट जो है, एक यार्ड बराबर 3 फीट, ये फिट एफपीएस में आ गया और यार्ड भी एफपीएस में आ गया और ये पूरा एफपीएस में आ गया, जबकि इसमें ये तो ऐसा यूनिट में आ गया, मीटर में आ गया, और लेकिन ये पूरा एफपीएस में है। इसके बाद अगर हम एक माइल की बात करें, एक माइल, पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने वो माइल्स में नापते थे, क्योंकि जो जो इंग्लैंड साइड, जो यूके साइड, जो यूरोप साइड यूनिट चलती है वो एफपीएस चलती है, इसलिए हम केक भी पाउंड्स में आता है हमारे यहाँ, पाउंड्स में, क्योंकि तब से ही चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम से। और फुट में हम नापते थे अपनी हाइट वगैरह सब, अब हमने सेंटीमीटर वगैरह में लेना शुरू किया है, तो फुट में नापते थे। इसी वजह से हमारा माइल चलता था, पहले चलता था माइल। अगर माइल को आप किलोमीटर में याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, 1.61 किलोमीटर, ये भूल जाएंगे। इसको किलोमीटर में याद मत कीजिए, क्योंकि यूनिट ही नहीं है, ये यूनिट ही एफपीएस की है। तो एफपीएस में याद करें सीधा 5280 फीट, 5280 फीट, तो ये एफपीएस की यूनिट है। इसलिए हमारे यहाँ रोड के साइड लगते हैं माइल स्टोन, या लिखा रहता है कि हाँ ये कौन सा एनएच है, एनएच जो भी है 74 75 जो भी वो लिखा रहेगा, इसको ये पहले यहाँ माइल्स लिखे होते थे तो हम इसको माइलस्टोन बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पर किलोमीटर्स लिखे होते हैं, लेकिन नाम इसका भी माइलस्टोन ही पड़ गया, जबकि हम निकालते हैं किलोमीटर्स में। तो एक माइल बराबर याद रखेंगे 5280 फीट, एक माइल बराबर 5280 फीट। इसके बाद हमारा एकर्स, अगर हम एकर्स की बात करें, ये भी यूनिट यही है हमारी, एकर्स। एक एकर्स बराबर होता है 4840 यार्ड, एक एकड़ बराबर होगा 4840 यार्ड एक। तो ये सारी की सारी जितनी भी यूनिट हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी एफपीएस यूनिट है। अगर हम बात करते हैं एफपीएस यूनिट से अलावा जो हमारी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट या एमकेएस यूनिट, अगर हम कहें एमकेएस यूनिट, तो इसमें हमारा हेक्टेयर आता है, हेक्टेयर। तो इसको सीधा याद कीजिए 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक हेक्टेयर, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर है एक हेक्टेयर। 10,000 मीटर, यानी कि अगर हम 100 मीटर का इधर एरिया, 100 मीटर का इधर एरिया, एक स्क्वायर बना देते हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर का, तो वो पूरा बनेगा एक हेक्टेयर का एरिया, एक हेक्टेयर। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं, एक तो है फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, और एक है टू इस्टेब्लिश अ पॉइंट with the help of two reference point, इसमें हमारा अब अगर हम होल टू पार्ट में समझे तो इसमें हम अपने पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड, अगर हम होल टू पार्ट को समझे तो इसमें हम अपने पूरे के पूरे एरिया को होल होल यानी कंप्लीट जो संपूर्ण एरिया है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी दो प्रिंसिपल बैठते हैं, एक तो होल टू पार्ट में बैठता है ये, देखिए दो प्रिंसिपल है। एक तो क्या है, पहले पूरा एरिया को देख लीजिए, एरिया ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी वो देख लीजिए, और इसको पूरे को फिर डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे एरिया को हम डिवाइड कर देंगे अपने छोटे छोटे पार्ट्स में ये। और एक तरीका क्या होता है कि आपने एक जगह से स्टार्ट कर लें, आप एक बार एक रफ आइडिया ले लें कि आपका एरिया कितना जाने वाला है, एक रफ आइडिया ले लिया हमने कि कितना एरिया जाएगा, और उसके बाद यहीं से पार्ट बनाना शुरू कर दें। इस तरीके से दोनों ही डायरेक्शन हम पार्ट्स बनाने शुरू कर दें, और धीरे 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 हम अपने जो भी हमें रीच करना है, जहां तक भी पहुंचना है एरिया तक, उस एरिया तक पहुंचे। तो ये तो यहाँ इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है होल टू पार्ट के अंदर ही, एक तो आता है फ्रॉम पार्ट टू होल, और ये आता है डिवाइड कंप्लीट एरिया, बोल देता हूं मैं, डिवाइड कंप्लीट एरिया इनटू स्मॉल पार्ट्स, और ये आता है पार्ट टू होल, और ये आता है डिवाइड कंप्लीट एरिया इनटू सम पार्ट्स।
ये ये जो प्रिंसिपल है होल टू पार्ट, इसी के दो दो तरीके हैं। अब इसमें आप समझ ही सकते हैं सीधा सा कि इसमें जो ये वाला है, ये वाला इन दोनों में एक्यूरेट रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला एक्यूरेट रहेगा, जबकि ये वाला लेस एक्यूरेट रहेगा। क्योंकि इसमें कई बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पता लगता है हमें पहुंचना अप्रोच करना था ये एरिया, लेकिन हम इस तरीके से एरिया पकड़ लेते हैं कोई गलत, तो ये वाला इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है। अगर हम बात करें इस्टेब्लिश अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट, अब इन प्रिंसिपल में हम किस तरीके से करते हैं? इस प्रिंसिपल में भी हमारे पास 4 तरीके होते हैं। इस प्रिंसिपल में हमारे पास 4 तरीके हैं। उन 4 तरीके में सबसे पहले हम देखिए, अब सीधी सीधी बात हम समझेंगे। पॉइंट हमारे पास एक ये रहा ए, एक ये रहा बी, ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है। एक मैं यहाँ बना देता हूँ पॉइंट, ऐसे यहाँ बना देता हूँ, ऐसे यहाँ, ये पॉइंट है। अब हम खुद सोचते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है सी, यहाँ हम कैसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचेंगे? हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका क्या है कि हम सीधे सीधा सा एंगल निकाल लें, यानी ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका एंगल निकाले, यानी कि ये यहां से कितना एंगल बना रहा है? ये θ1, और ये यहां से कितना एंगल बना रहा है? ये θ2। यानी एक तरीका हो गया कि हम एंगल निकाल लें, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा सी पॉइंट, जो भी पॉइंट है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लेंथ निकालने की, यहां से इसकी लेंथ इतनी है, मान लीजिए L1, और यहां से इसकी लेंथ इतनी है, मान लीजिए L2। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? इस तरीके से रेफरेंस अब भी हम 2 ही पॉइंट ले रहे हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ भी ए पॉइंट बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट को निकालना है। एक तरीका क्या है कि हम इसके अंदर परपेंडिकुलर डाल दें, एक है कि हम इसमें परपेंडिकुलर डाल दें या ऑफसेट डाल दें। उसके अंदर हम कहेंगे क्या कि एक तो हमें 90 का एंगल निकालना पड़ेगा कंप्लीट, ये 90 का एंगल, और कोई सी एक डिस्टेंस, या तो इधर की डिस्टेंस हो या फिर इस साइड की डिस्टेंस हो, कोई भी एक डिस्टेंस हो, यानी एक साइड की डिस्टेंस और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है ये पता होना चाहिए। ये यानी इसमें 2 लेंथ पता होना चाहिए, एक ये लेंथ और बीच में परपेंडिकुलर डलेगा। एक और अगला तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि हम किसी एक साइड का एंगल लें और उस एक साइड के एंगल का हमें लेंथ पता हो कि ये लेंथ L1 तक जाएगी। ऐसे एंगल देखो कितना भी आता है पूरा, लेकिन जब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये कहां तक जाएगी, देखिए तो यहां तक हमें पता लगे कि इसकी लेंथ केवल इतनी है, तो इतनी जब लेंथ हमें पता लग गया तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट सी जो था वो हमें मिल गया। तो ये यहाँ पे एंगल है थीटा, जो भी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है, एग्जाम में सीधा सीधा नहीं देगा, ये तो 4 हो गए। हमारे एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि ट्रेवर्स सर्वे इनमें से किसे कहते हैं? तो ये वाला सर्वे को हम ट्रेवर्स सर्वे कहते हैं। ट्रेवर्स सर्वे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ट्रेवर्स सर्वे कौन से सर्वे में आता है? तो इस्टेब्लिश अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट्स, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है हमारा ट्रेवर्स सर्वे। ये हमें चीज ध्यान रखनी। इसके बाद अगर हम स्टेजेस देखते हैं कि अगर हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं, कोई पॉइंट निकाल रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, तो सर्वे में क्या क्या हमारे स्टेजेस होनी चाहिए, स्टेजेस क्या रहनी चाहिए? तो स्टेजेस में हमारा सबसे पहला जो स्टेज रहेगी, स्टेज में सबसे नंबर 1 हम करेंगे मैप स्टडी। मैप स्टडी ये सीरियल कई बार पूछ लेता है, मैप स्टडी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है रिकनेसेंस सर्वे। रिकनेसेंस सर्वे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर आता है, नीचे लिख देता हूं, तीसरे नंबर पर आता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे। उसके बाद चौथा और लास्ट हमारा आता है फाइनल लोकेशन सर्वे। फाइनल लोकेशन सर्वे, ये हमें याद रखना है। और इसका एक और नाम होता है डिटेल्ड सर्वे। डिटेल्ड सर्वे, या कई बार वो फाइनल लोकेशन डिटेल्ड सर्वे भी कई बार ये कह देता है, फाइनल लोकेशन डिटेल्ड सर्वे। तो ये है हमारा याद रखना है। सबसे पहले हमने नक्शा पढ़ा, और नक्शा पढ़ने के बाद फिर हमने ये सबसे पहले हमने नक्शा पढ़ा, उसके बाद फिर हमारा सर्वे हुआ रिकनेसाइंस सर्वे, उसके बाद हो गया प्रिलिमिनरी सर्वे, और लास्ट में हमारा हो गया फाइनल सर्वे। मैप स्टडी याद रहेगी, फाइनल सर्वे याद रखें, बस ये रिकनेसाइंस और ये प्राइमरी सर्वे का ध्यान रखना कि रिकनेसाइंस सर्वे पहले आता है। वैसे अगर आपने सर्वे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाँ रिकनेसाइंस सर्वे हमेशा पहले आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वे कितने टाइप के होते हैं हमारे, यानी सर्वे का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा जो हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो हम लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि चेन सर्वे, एक एक यूनिट कंप्लीट कराते जाएंगे, छोटे छोटे से लेक्चर्स होंगे, उसमें सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। सर्वे का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे में हमारा सबसे पहला आता है फील्ड के बेस पे, बेस्ड ऑन फील्ड। फील्ड के बेस पर अगर हम देखें, दूसरा हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, एक तो फील्ड और एक आता है ऑब्जेक्टिव।
फील्ड के बेसिस पे हमारा सर्वे एक तो होता है लैंड सर्वे, एक होता है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तीन सर्वे हो गया, लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एक हो गया लैंड सर्वे। अब जो लैंड सर्वे होता है, इस लैंड सर्वे के अंदर ही हमारे तीन पार्ट हो जाते हैं। और लैंड सर्वे के अंदर, लैंड सर्वे में एक आता है टोपोग्राफिकल सर्वे, एक आता है कैडेस्ट्रियल सर्वे, और एक लास्ट आ जाता है हमारा सिटी सर्वे। अब एक चीज को समझते हैं, लैंड का मतलब है कि जमीन पे हमें करना है, फील्ड की बात चल रही है तो क्या क्या चीजें हमारे पास, जमीन है, पानी है और आकाश। तो इसलिए लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एक हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसमें अब लैंड सर्वे में तीन चीजें की, एक आ गई टोपोग्राफिकल, जब हम कोई हिली एरिया निकालते हैं, कोई हिल्स वगैरह, जहां पर हमें हिल्स वगैरह की बात करें, कोई लेक, कोई नेचुरल चीजें हो, बिल्डिंग हो, जहां ऊंचाई नीचाई हो, रोड्स हो, इन सब की पोजिशंस हमें देखनी है, पोजिशंस। तो ये हमारा होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। और अगर हम कैडेस्ट्रियल सर्वे की बात करें, इसका एक और नाम होता है कैडेस्ट्रियल सर्वे का, कैडेस्ट्रियल सर्वे का एक और नाम है पब्लिक लैंड सर्वे, पब्लिक लैंड सर्वे इसका एक और नाम है। और कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंदर हम सिंपल सा प्रॉपर्टी की, देखो पब्लिक का मतलब क्या आ गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी से आप ध्यान रखना कि पब्लिक लैंड सर्वे में हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज निकालते हैं। यानी कोई भी प्रॉपर्टी है, पब्लिक की कोई प्रॉपर्टी है, किसी का खेत है, खलियान है, घर है, उसकी जो हम बाउंड्री निकालेंगे, बाउंड्री, वो हम कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंदर निकालेंगे बाउंड्री। यानी जो म्युनिसिपैलिटी, कोई स्टेट है, या जो तहसील का काम हो गया, ये सारा काम कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंतर्गत आता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे, या इसका एक नाम है पब्लिक लैंड सर्वे। इन दोनों के आप रेशो याद रखना, कि हो सकता है रेशो को पूछ ले, रेशो में ये 1:25,000 से 1:1 लाख, देखिए 1:2 तो हर किसी में रहेगा ही रहेगा। आप सीधा बस याद रखिए कि 25,000 से ये 1 लाख जाएगा, ये याद रखें। क्योंकि ऐसे ऐसे रेशो याद करेंगे कि 1:25,000 या एक जो है 1/25,000 भूल जाते हैं। सीधा याद रखो 25,000 से 1 लाख, बस पता सबको 1:2 से सही चलना है ना, ऊपर एक ही रखा है, डेनोमिनेटर में है जो कुछ है, निमोनेटर में कुछ नहीं। तो इसलिए 25,000 से 1 लाख। ऐसे ही अगर हम इसके लैंड सर्वे की, अगर हम कैडेस्ट्रियल सर्वे की बात करते हैं, तो इसमें होता है मात्र 1,000 से लेके 5,000, क्योंकि ये चीजें छोटी सर्वे होती है, हिल्स ये बड़ी होती है, तो यहाँ पे हमें जो स्केल है वो ऐसा लेना पड़ता है ताकि हमारी ड्राइंग शीट में सब कुछ आ जाए। जबकि प्रॉपर्टीज वगैरह इतनी बड़ी नहीं होती, तो 1,000 से 5,000 इन दोनों के रेशियो बस इंपॉर्टेंट है, और बाकी के रेशियो से इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। सिटी सर्वे में सीधा सीधा हम सिटी सर्वे में देखते हैं, जैसे कि सीवर लाइन्स हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, ये सीवेज हो गया, कोई फैसिलिटी हमें देनी हो गई, स्ट्रीट हो गई, कॉलोनी हो गई, मोहल्ला हो गया, ये इस टाइप की चीजें हम सिटी के अंदर देते हैं। अब ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, इसका मतलब है कि पानी से रिलेटेड सर्वे की बात चल रही है, तो इसमें हमारा एक और टाइप आ जाता है मरीन सर्वे। यानी इसी के अंदर अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वो तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो ही गया, लेकिन अगर पानी के अंदर ही एक और हमारी इसमें ब्रांच आ जाती है, वो आती है मरीन सर्वे। अगर हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे कहीं भी किसी भी ओर से समुद्र से टच हो गया, समुद्र से या ओशन से कोई भी हमारा सर्वे, ये पूरा सर्वे करा हमने, और यहाँ पे पता लगा कि इस तरफ तो ये समुद्र है, अगर यहाँ समुद्र आ गया इस तरफ हमारा, तो समझ लो ये सी आ गया, या तो समुद्र आ गया, या ओशियन आ गया, महासागर आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये मरीन सर्वे कहलाएगा। यानी जितने भी मरीन सर्वे हैं वो सारे हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो हैं, लेकिन जो सारे हाइड्रोग्राफिक सर्वे हैं वो मरीन सर्वे ही होंगे, ये नहीं कह सकते। तो मरीन सर्वे तो हाइड्रोग्राफिक का ही एक पार्ट है, जहाँ पे कहीं ना कहीं समुद्र आ गया। ये सीधा सीधा हाइड्रोग्राफिक ये होता है, पानी कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, यानी कि वाटर का नेविगेशन, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर हम क्या करते हैं, जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है पूरी, एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो पॉइंट्स लगभग कहीं ना कहीं हमारे स्पेस से जुड़े हैं। जैसे हमारी अर्थ का लैटिट्यूड, ये होती है लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड लाइंस होती है हमारी, और एक होता है लॉन्जिट्यूड, ये। तो जो अर्थ का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, या अजीमुथ हो गया, अजीमुथ अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अजीमुथ के बारे में क्लियर बताएंगे अजीमुथ क्या होता है। फिलहाल आप जान लीजिए अजीमुथ एक टाइप की बियरिंग है, जैसे बियरिंग करते हैं ना, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से किसी चीज का एंगल निकालिए, फिलहाल आप मान लीजिए यही अजीमुथ है, और क्लियरली इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अजीमुथ निकालना हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी, ये लोकल टाइम, जैसे कि टाइम भी हमारा
लॉन्जिट्यूड पर डिपेंड करता है, लोकल का टाइम निकलना है। ये सारे सर्वे हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अब ये तीनों खत्म, अगर हम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट देखें, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बेस पर अगर हम सर्वे देखते हैं तो ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सिंपल सिंपल एक तो आता है इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, एक आता है मिलिट्री, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल सर्वे, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया। अब इसमें क्या है, जो इंजीनियरिंग सर्वे है वो क्या है, अगर आप कोई सा भी नई रोड्स बन रही है, कोई नया रूट बना रहे हैं आप, कोई सा भी नया रूट बन रहा है, तो वो जो न्यू रूट होगा ना, न्यू रूट, वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है। मिलिट्री के अंदर कोई मिलिट्री के लिए आप बंकर, कोई बंकर बनाया जा रहा है उसके लिए सर्वे कर रहे हैं मिलिट्री के लिए ना, तो ये सारे, या कोई टैंक रखने का स्टैंड बनाया जा रहा है, कोई पार्किंग की जगह बनाई जा रही है उनके लिए, जहां भी मिलिट्री से संबंधित हो गया वो मिलिट्री सर्वे हो गया। माइन सर्वे, जहां भी आपकी खुदाई वगैरह का काम हो गया, खदान का काम हो गया, जहां भी वो हो गया, माइन सर्वे के अंदर आ गया। जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत हमारा आ गया जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रेटा है, जो पृथ्वी है हमारी, अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से काट देते हैं तो ऊपर क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये जो हमारी, अगर हम इन लेयर्स की डीप स्टडी करते हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं, तो वो आता है जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर। आर्कियोलॉजी के अंदर आता है जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है, यानी कोई सिंधु घाटी की सभ्यता हमें मिल गई, अब हम उसका सर्वे करके उनके घर देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, और ड्राइंग शीट पर सर्वे करके बना रहे हैं कि यहाँ घर था, यहाँ पर इनका ये किला था, यहाँ पर दुर्ग था, यहाँ पे उछला घर था, यहाँ पे निचला घर था, यहाँ पे नालियाँ जा रही थी, यहाँ गेट थे, ये सारी चीजें अगर हम बना रहे हैं कोई पुरातत्व विभाग से संबंधित, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आती है, वो आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बेस पे क्या कितने टाइप के सर्वे होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे लीनियर मेजरमेंट में, यानी कि चेन सर्वे, चेन सर्वे के बाद कंपास, थियोडोलाइट सर्वे और ट्रैवर्सिंग, और धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा सर्वेइंग। इसमें कोई भी एक डाउट नहीं बचेगा, और हाँ, जितना इसमें बताया गया है इससे बाहर आ ही नहीं सकता, जितना यहाँ इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा इससे बाहर एक भी पॉइंट आ ही नहीं सकता। मतलब 98% आप मान लीजिए कि 98% इससे बाहर नहीं आएगा, 98%। ओके, चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।